स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल मैजिक एजुकेशन बाय निशा में। अगर आप क्लास 10 के मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तलाश में हैं, जो हर साल रिपीट होते हैं और 2026 के बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के और पिछले सालों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इकट्ठा किया है, जिसे पढ़ने के बाद आपका 95% गारंटी है। तो जल्दी देखिए और स्कोर कीजिए, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके अटेंडेंस से ही हमें मोटिवेट मिलता है और हम अगला बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए ला पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। देखिए, आ गया है, दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो देखिए क्या बोला है कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या मान के देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है कि माना कि 3 वर्गमूल 2 इसे हम परिमेय संख्या करके मानते हैं। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या कब होगा? जब ये 3 वर्गमूल 2 किसके बराबर होगा? P बटे Q के रूप में होगा। तो इसे हम लिख देते हैं 3 वर्गमूल 2 बराबर P बटे Q में होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर A। आपको सेम जैसे मैं बता रही हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम में सेम लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 वर्गमूल 2 बराबर P बटा Q हो गया। यहाँ से हम लोग लिखते हैं, जहां आपको दर्शाना है कि P और Q क्या है? P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक होगा और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी संख्या में अगर बटा में 0 होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप 0 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 वर्गमूल 2 बराबर P बटा Q के रूप में होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक, और P इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अब हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? अब ये देखिए 3 है, गुणा के रूप में है, तो इसे हम वर्गमूल 2 लिखते हैं बराबर P बटा, देखिए ये गुणा में है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये किसके साथ हो जाएगा? ये Q के साथ हो जाएगा, तो ये 3Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है और क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, देखिए P/3Q क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको सेम लिखना है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये देखिए, लेकिन में क्या आ गया? वर्गमूल 2 जो है, क्या ये P बटे Q के रूप में है? तो ये एक P बटे Q के रूप में नहीं है। ठीक है, तो ये वर्गमूल 2 जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए P/3Q जो है, P/3Q इज नॉट इक्वल टू वर्गमूल 2। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी जो अवधारणा है, ठीक है, हमने क्या माना है कि परिमेय संख्या है, जो हम माने हैं वह गलत है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, तथा क्या लिखेंगे? 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है, वो तो जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, और इसी फॉर्म में पूछता है। ठीक है, अगर ये 4 होगा, ये 5 होगा, वो खाली चेंज हो जाएगा नंबर, लेकिन आपका जो फॉर्म है, जो क्वेश्चन का जो क्या बोलते हैं लाइन है, वो सेम ऐसी रहेगा। ठीक है, आपको सेम इसी प्रकार बनाना है अगर आपको नंबर चाहिए तो।
ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको पूरा दर्शाना है कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन को। तो देखिए दूसरा क्या कहता है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अगर आपको नहीं आता है अभाज्य गुणनखंड एलसीएम एचसीएफ निकालना तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, लेकिन आप अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना है, गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 6, 72 और 120 को पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे हम 6 को, ठीक है, यहाँ करेंगे हम 72 का गुणनखंड निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे हम 120 का। ठीक है, आपको सेम कॉपी में उत्तर पुस्तिका में आपको सेम ऐसे लिखना है और ठीक है, और पूरा डिटेल से आपको बताना है मैथ में। ठीक है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करते नहीं जाना है, छोटी सी छोटी संख्या का हम गुणनखंड निकालते चलेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो कितने बार में 2 आता है, सॉरी 6 आता है 2 के टेबल में, तो ये आता है 3 बार में। अब देखिए 2 के टेबल में तो 3 नहीं आता है, तो क्या करना है, हमें 3 से इसे गुणन निकालना है। तो ये हो गया 1, 3 1 कम 3। ठीक है, ये हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं हम 72 में। अब 72 को भी देखेंगे कि 2 के टेबल में आ रहा है क्या, तो देखिए 2 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी ही संख्या लेंगे। क्या लेंगे, तो 7 के पहले क्या आता है, 6 आता है, तो 6 तो आता है ना 2 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसमें से 1 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 12। तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो ये आता है 6 बार में। ठीक है, तो अब 6 बार में आया तो 36 हो गया। अब आप 36 का वो मतलब गुणा करके देख सकते हैं कि 72 आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो अब इसे फिर से देखते हैं कि 2 के टेबल में आता है कि कितना बार में आता है, 18 बार में आता है। ठीक है, 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है, तो ये हो गया 18। अब 18 आता है 2 के टेबल में कितनी बार में, तो 9 बार में, तो इसे भी हम 2 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ से देखिए 2 के टेबल में 9 आता है क्या, तो 9 नहीं आता, लेकिन 8 आता है, लेकिन 8 तो आता है, लेकिन पीछे में कुछ संख्या नहीं है, तो हम ये 2 को नहीं ले सकते। किसको लेंगे, हम 3 को लेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में आता है 9, कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब फिर से 3 बार में जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 कम कितने बार में आता है, 1 बार में। ठीक है, अब 1 आ गया, तो यहाँ से इसका भी काम खत्म। अब देखिए 120 का हमें निकालना है, तो अब इसे भी हम छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपको 4 से 5 से नहीं करना है, सीधा आपको छोटी संख्या पकड़ना है। अगर 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से पकड़ना है, 3 से नहीं जा रहा है तो 4, लेकिन 4 से जा रहा है तो 2 से जाएगा जरूर, इसीलिए आपको 2 या 3 दोनों में से एक संख्या को पकड़ना है। तो देखिए कितने बार में आएगा, 6 दूनी 12 और ये 0 का 0 सीधा। ठीक है, अब फिर 2 से जाएगा, कितने बार में 6 आता है, तो ये 3 बार में आता है, 0 का फिर 0 उतारिए, फिर 2 से ले जाइए, 15 दूनी होता है 30। ठीक है, आप लोग को मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रही क्योंकि आप लोग 10 क्लास में हैं, थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। ठीक है, आप छोटे 6 या 7 की क्लास में तो नहीं है कि आपको एक एक ठोकर करके बताऊं। ठीक है, लेकिन इतना भी बता रही, बहुत ज्यादा डिटेल से आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए अब 15 है, तो ये 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 15 है, 14 रहता तो 2 से जाता। ठीक है, 16 रहता तो 2 से जाता, तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब 3 के टेबल में 5 आता है क्या, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो कितने में आएगा, तो 5 के टेबल में 5 आएगा, तो 5 बार 5 एकम 5, ये हो गया, इसका भी काम खत्म। अब हमें देखना है, यहाँ से हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ कर देंगे 6 बराबर इसका कितना गुणनखंड निकला है, 2 निकला है और 3 निकला है, और कितना कितना बार में आया है, एक एक बार आया है, तो ये हो गया एक एक बार। सेम लिख देंगे, सेम लिखना है आपको, जैसे मैं बता रही हूँ आपको अप टू डेट ऐसी कॉपी में उतारना है आपको। ठीक है, तो देखिए 6 का हो गया। अब 72 का देखेंगे, तो 72 का कितना आया है, 2 कितना बार में आया है, 3 बार आया है, तो इसे लिखेंगे 2 के घात 3। ठीक है, और गुणित 3 कितने बार में आया है, तो 2 बार में आया है, तो 3 के घात करेंगे 2, इतना हो गया। अब क्या बचा है, 120, तो यहाँ से लिखेंगे हम 120 नंबर का। अब देखिए यहाँ से 2 कितने बार में आया है, 3 बार आया है, तो इसे हम लिखेंगे 2 के घात 3 गुणित 3 कितने बार आया है, तो ये आया है 1 बार, और 5 कितने बार आया है, तो यह है 1 बार। हो गया यहाँ से। अब देखिए
ठीक है। अब यहाँ से हम HCF निकालेंगे, HCF, ठीक है। ऐसी संख्या को लेंगे जो तीनों में हो, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या है, तो ये है 2 तीनों में, ठीक है, ये 2 है और क्या है, एक 3 है, 2 और 3 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 गुणित 3 लिख दिए। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 3 3 है, इसमें 3 2 1 है, तो हमें कौन सा लेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर आपको HCF निकालना है तो 2 के घात में जो छोटी संख्या होगी उसे ही लेना है। मतलब 2 के घात में सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम 2 के घात में 1 कर देंगे। और 3 के घात में छोटी क्या है, फिर 1 है, ठीक है, 1 2 1, तो इसे भी हम ले लेंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया, ये हो गया 6, ठीक है। समझ आया आपको। अब देखिए HCF निकल गया, यहाँ से छोटी से छोटी संख्या को लेना है। और LCM निकालने के लिए क्या करना है, ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों में हो, ठीक है, सभी संख्याएं हो, उसे लेना है। तो क्या है, ये 2 है, ठीक है, 2 को लेंगे, गुणित आप सीधा लिख देंगे, 3 को लेंगे, और कौन सी संख्या है, 5 है, तो 5 को भी ले लेंगे, ये हो गया। अब देखिए 2 की घात बड़ी जो घात होगी उसे लेंगे, 3 में बड़ी घात होगी उसे लेंगे, और 5 में जो बड़ी घात होगी उसे लेंगे, ठीक है। अगर 5 में नहीं आता तो सेम 5 की घात एक ही यहाँ पे रखेंगे। तो 2 की घात 3 कहाँ पे है, ये है, ठीक है, तो ये 2 की घात 3 हो गया। अब देखिए इसमें बड़ी क्या है, 3 की घात 2 है, तो इसे 2 कर देंगे, और 5 की घात 1, तो इसका क्या आ गया, ये आ गया 2 की घात 3 8 आ गया, गुणित 3 तिया हो गया 9 गुणित 5, तो इसे अब गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, ठीक है, और 40 गुणित 9 9 चौक 36, मतलब 360, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे HCF कितने निकले हैं, HCF आया 6 और LCM आया 360, मतलब कि 6 72 और 120 का LCM कितना हो जाएगा, 360, और HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, और कॉपी में भी आपको एज इट इज डालना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस क्वेश्चन को वो रिपीट कर सके और रिवीजन कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। तो देखिए तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या है, यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तो सिद्ध कीजिए कि a² + b² अपान ab बराबर a + c अपान b दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। a और c का मध्यानुपाती क्या बोला है, b बोला है, तो आपको सीधा दिख रहा है a और c का मध्यानुपाती क्या है, b है, तो a अनुपात b, ये हो गया समान अनुपात b अनुपात c, ये आपका क्वेश्चन बोल दिया है सीधा। तो अब यहाँ से हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना होता है, आपको पता है कि समान अनुपात में इन दोनों का गुणा होगा और फिर इन दोनों का गुणा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे b², ठीक है, दोनों का गुणा करके बराबर a इंटू c, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इस b² का मान आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में रख सकते हैं, लेकिन देखिए आपको सबसे सिंपल फॉर्म को पकड़ना है कम समय के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर के लिए और कम समय के लिए। तो देखिए यहाँ पे b² का मान सीधा आप रख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से देंगे तो आपको रूट करना होगा। यहाँ से b² का मान निकाले हैं तो b का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो रूट में आ जाएगा। तो हम आसान फॉर्म को लेंगे, कौन सा हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे a² + b² अपान ab, ठीक है। तो यहाँ से हम b² का मान क्या रखेंगे, a और c जो निकला है इसे हम रखेंगे। तो a² प्लस क्या हो जाएगा, ac अपान a और b, आपको क्या लाना है, a + c अपान b। अब कैसे आएगा, तो मैंने आपको बताया था कॉमन निकालना, ठीक है, किसी भी दो संख्या में सेम चीज होगा तो उसे हमें कॉमन निकालना होता है। तो देखिए यहाँ से ऊपर में आप देख लीजिए, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, a² है, मतलब 2a है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ac, मतलब फिर से यहाँ a है, तो सीधा दिख रहा है कि a यहाँ से निकलेगा, तो a निकाल देंगे। अब क्या बचा, a + c बचा, और नीचे में क्या बचा, a इंटू b बचा। आप सीधा दिख रहा है ना, ऊपर नीचे क्या कटने वाला है, तो ये कटेगा a और ये कटेगा a, तो क्या बचा, a + c अपान b, क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, या तो इति सिद्धम यहाँ से लिख सकते हैं।
तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। बस आपको यहाँ से क्वेश्चन ही देखना है कि इसका आंसर कैसे छुपा हुआ है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन बिल्कुल कीजिएगा। तो थैंक यू।